हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 नागरिक शास्त्र 2025 में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि पार्ट 1 रहेगा। क्लास 12 द नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पार्ट 1 रहेगा। ठीक, इसको कई पार्ट में 1 2 3 4 पार्ट करके ऐसे ऐसे मैं आपको वीडियो बनाकर पूरा जितना भी क्वेश्चन पूछे गए 10 सालों तक के सभी क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए रहेगा। और यदि आप किसी अन्य बोर्ड से हैं और आप में यह क्वेश्चन पूछा जाता है या ऐसे ऐसे चैप्टर होते हैं जैसे कि दो ध्रुवीयता का अंत, शीत युद्ध तो कट गया इस साल, दो ध्रुवीयता का अंत, समकालीन दक्षिण एशिया, तो ऐसे ऐसे अगर आप में भी चैप्टर है और यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अन्य बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरा चैनल है अमित स्टडी सेंटर, अमित स्टडी STUDY स्टडी सेंटर 99, अमित स्टडी सेंटर 99। तो आप हमारे चैनल से क्या कीजिए, जुड़ जाइए और मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा और पूरे YouTube पर इस तरह का वीडियो कोई नहीं बनाएगा और इस तरह का जिस तरह से मैं समझा कर बताऊंगा उस तरह से कोई नहीं समझाएगा। बनाने के तो हज़ारों वीडियो पड़ी हैं, तो इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा कि एक एक प्रश्न समझा कर बताऊंगा। तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न 1, यूनेस्को UNESCO यूनेस्को का संबंध किससे है? तो शिक्षा एवं संस्कृति से है। जो यूनेस्को का संबंध है वह शिक्षा एवं संस्कृति से है। और दूसरा प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? वह है पर्यावरण सुरक्षा से है। तीसरा प्रश्न पूछा गया, यूरोपीय फर्मों द्वारा किस औषधीय वनस्पति को पेटेंट करवाने का प्रयास किया गया? कह रहा है कि जो यूरोपीय कोई फर्म है, जो कि कोई फर्म क्या होता है, जैसे उद्योग लगाया जाता है तो फर्म वैसे जैसे दवा बनाने वाले ऐसे लोग होते हैं जो कि उद्योग खोलते हैं। तो ऐसे लोग जिनके द्वारा क्या कहा गया, एक वनस्पति है, औषधीय वनस्पति, कौन सा ऐसा पेड़ है जो कि दवा से रिलेटेड है, उसको पेटेंट करवाने का प्रयास किया, मतलब उसको देखने का प्रयास किया, उसका जांच कराने का प्रयास किया। तो वह था नीम का पेड़। जो नीम का पेड़, वह नीम बहुत ही लाभदायक होता है। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अविभाजित भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? अविभाजित भारत का मतलब होता है कि जब हमारा भारत और पाकिस्तान में नहीं बटा था तो उस समय जो रजवाड़े होते थे, जो राजा होते थे, वह कितने होते थे? तो 565 होते थे। उस समय रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565 थी। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, भारतीय जनसंघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ का संस्थापक पूछे या भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष पूछे तो किसे लगाना है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए, मैं आपको ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा हूँ 3 ऑप्शन अलग से, मतलब चारों ऑप्शन मिलाकर, क्योंकि जब आप उस ऑप्शन को देखेंगे तो आपको डाउट होगा। तो आपको जब सही उत्तर याद रहेगा तो इसके अलावा कोई भी आंसर आएगा तो वह गलत होगा, तो यही क्या होगा, सही होगा। इसीलिए मैं आपको क्या किया हूँ, डायरेक्ट उत्तर को लिख दिया हूँ। आप वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जो कि किसी भी मशीन में पकड़ा नहीं जा सकता, आप कहीं भी इसे लेकर जा सकते हैं। यह ज्ञान हमारे अंदर ही होता है। सरस्वती माँ कभी आपको धोखा नहीं देंगे। आप जीवन में जो भी पढ़ेंगे, अगर आप 1 मिनट भी पढ़ रहे हैं तो 1 मिनट का फल भी किसी ना किसी दिन ज़रूर मिलता है स्टूडेंट्स। तो देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, वह राज्य जहां से भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी का संबंध था। कह रहा है कि वह राज्य कौन सा है जहां से, क्या था जहां से,
भारत के प्रथम गवर्नर जहाँ से कौन थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी का संबंध है। कहाँ के प्रथम गवर्नर जनरल थे और किस राज्य के थे? तो वह थे तमिलनाडु के प्रथम गवर्नर जनरल थे हमारे भारत के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो इसके शेयर करते जाइए और बहुत लोगों को जोड़ते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। आप 90 प्लस यदि लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को 90 प्लस आप ज़रूर लाएंगे और हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे मेहनत का फल होगा और कोई नहीं फल है मेरा। बस आप सब्सक्राइब करेंगे तो वही मेरे मेहनत का फल होगा। तो देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब थे तो वह 8 साल की उम्र में क्या करते थे? अखबार बेचते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा पढ़ाई किया, ऐसा अपने आप को बदला कि वह भारत के राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। तो सोचिए, जब वह कर सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिमला समझौता कब हुआ था? तो देखिए, शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था। तो शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ था? शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत प्लस पाकिस्तान दोनों देशों के बीच शिमला समझौता हुआ था। तो 1972 हो गया। अब शिमला समझौता क्यों हुआ था? क्योंकि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, जो कि पाकिस्तान का भाग आता था, पूर्वी पाकिस्तान का भाग आता था। तो वह क्या हुआ था, उसका क्या हुआ था, उसे आज़ाद हुआ था 1971 में। तो जब 71 में हुआ तो भारत भी उसमें क्या किया था, भाग लिया था। इसीलिए भारत पाकिस्तान समझौता हुआ था। 3 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 8 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? तो मई 1964 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री कहाँ के? भारत के। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी मृत्यु मई 1964 में हुई थी। और 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंडिया नारा किसने दिया? क्या प्रश्न है? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंडिया जो नारा है वह किसने दिया था? तो डी.के. बरुआ ने दिया था। किसने दिया था? डी.के. बरुआ ने दिया था। एक बार हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आप कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट्स क्यों ना हो, आपका 80 से ऊपर ज़रूर आएगा। और अगर आप अच्छे हैं पढ़ने लिखने में तो आप 90 प्लस तो ज़रूर लाएंगे, ये मेरा दावा है। बस पढ़िए आप। देखिए, बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, कह देते हैं कि आप 95 प्लस ला सकते हैं। तो हमारे कहने से तो थोड़ी ना कोई इतना नंबर ला सकता है, ना किसी के कहने से हम ला सकते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे, जब हम मेहनत करेंगे, तो हमको दुनिया में कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। तो हम ऑटोमेटिक आगे चले जाएंगे जब हम पढ़ेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो चुका। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था? तो जून 1984 में चलाया गया था। 11 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस ने वर्ष 1984 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीती थी? कह रहा जो कांग्रेस पार्टी है वह 1984 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें वह कितना सीट जीता था? तो कुल 415 सीटें जीता था कांग्रेस ने। सुरक्षा अपने आप में किस प्रकार की धारणा है? भूल भुलैयादार। सुरक्षा अपने आप में किस प्रकार की धारणा है? तो वह भूल भुलैयादार धारणा है। प्रश्न नंबर 13 है, क्या है? जैविक हथियार संधि BWC किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई? तो 1972 में हुई। BWC किस वर्ष हुई थी? जैविक हथियार संधि BWC किस वर्ष हुई थी? तो 1972 में हुई थी। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न करा रहा हूँ। फिर मैं आपको लघु उत्तरी
फर्स्ट सेकंड, तो मैं आपको सभी दीर्घ उत्तरी तक सभी को लिख लिख कर और समझा समझा कर बताऊंगा। बस आप मेरे चैनल पर जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भले ही कुछ देर का ही वीडियो क्यों ना बने, लेकिन बेहतरीन तरीके से बनाया जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, वर्ष 1992 में हुई रासायनिक हथियार संधि CWC पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? कह रहा कि जो 1992 में रासायनिक हथियार संधि CWC हुई थी, तो उसमें कितने देश थे जो कि हस्ताक्षर किए और भाग लिए? तो कुल 181 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। लोकसभा के 5वें आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? जो लोकसभा है, तो लोकसभा का 5वां आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो लोकसभा का 5वां आम चुनाव वर्ष 1971 में हुआ था। और 1971 में एक घटना और हुई थी, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ ही रहा होगा। आ रहा है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम वीडियो बनाएं तो आप तक मैसेज तुरंत पहुंचे। तो देखिए, मुझे पता है कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ज़रूर जानते होंगे। तो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, वो दुआरी पर बैठ के पढ़ते थे और उनको टीचर डांटते थे, वो लोग भगाते भी नहीं जाते थे। अगर आज के ज़माने में हम और आपको कोई 4 दिन डांट दे तो हम लोग अपना पढ़ाई छोड़कर अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे और जाकर किसी प्रकार का मजदूरी करेंगे। लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, बातों को सुना। तो इसीलिए जब तक आप कामयाब नहीं हैं तब तक आप शांत बैठिए और शांत बैठकर अपना तैयारी कीजिए। और प्रश्न नंबर 16 है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के पश्चात हुई थी? जो लीग ऑफ नेशन है, वैसी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय घटना है जिसके पश्चात, जिसके समय हुआ था लीग ऑफ नेशन का? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय 10 जून लीग ऑफ नेशन 10 जून 1920 को हुआ था लीग ऑफ नेशन की स्थापना। लीग ऑफ नेशन जिसे क्या कहते हैं? राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ देखिए अलग है, यह राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जून 1920 को हुआ था। राष्ट्र संघ 10 जून 1920 को इसकी स्थापना हुई थी, लीग ऑफ नेशन। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। और राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जून 1920। और लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किसके पश्चात हुई थी अगर पूछ लिया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, तो एक एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ऐसा आपको कौन बताएगा? अब देखिए, यहाँ तक हो गया। अब 17 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 है, नीचे दिए गए देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? कह रहा है कि ऐसे कौन से देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल टोटल 5 ही अस्थायी सदस्य हैं। और इन 5 के अलावा अगर कोई भी ऑप्शन आ जाता है तो आप इसको नकार दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, मतलब वह नहीं होगा। पहला क्या होगा अस्थायी सदस्य? ब्रिटेन, दूसरा होगा अमेरिका, तीसरा होगा रूस, और चौथा होगा फ्रांस, और 5वां होगा चीन। तो इन्हीं 5 देशों को क्या है? वीटो पावर प्राप्त है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया, भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। किसका? भारतीय चुनाव आयोग का गठन। और प्रश्न नंबर 19 पूछा गया, और देखिए इसी में 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान, भारत का संविधान लागू हो गया था। प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा में कितनी सीटें? जब प्रथम आम चुनाव, पहला आम चुनाव हुआ था, तो उस समय लोकसभा में कुल कितनी सीटें थी? तो 489 सीटें थी। प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा गया है? वह राज्य जहां केंद्रीय, वह कौन सा राज्य है जहां केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री, केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री थे, जो कि 1952 से 1954 तक थे? कौन थे? रफी अहमद
की दवाई कहाँ रहते थे? तो उत्तर प्रदेश रहते थे। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश यूपी में रहते थे। कहाँ? बाराबंकी में रहते थे। ठीक। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न 21 है, बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांडुंग सम्मेलन जो था इंडोनेशिया नामक देश में हुआ था। प्रश्न 22 है, दलाई लामा कहाँ के धार्मिक नेता थे? जो दलाई लामा थे वह कहाँ के नेता थे, जो कि क्या थे? धार्मिक नेता थे। तो वह तिब्बत के धार्मिक नेता थे। ठीक। उसके बाद 23 अवामी लीग का संबंध किस देश से है? अवामी लीग कहाँ का था? तो बांग्लादेश का था अवामी लीग। 24 है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ये गैर कांग्रेसवाद क्या होता है? ये कांग्रेसवाद होता था। ठीक। कांग्रेस था तो कांग्रेस से ही कांग्रेस हो, ऐसे कांग्रेस से ही कांग्रेस हो, तो कांग्रेस भी क्या हुई? एक से दो पार्टियों में विभाजित हो गया। तो जब और पार्टियों में विभाजित हुआ तो कांग्रेस तो एक मेन था, बाकी जो अलग हुआ उसी को क्या कहा गया? गैर कांग्रेसवाद कहा गया। प्रश्न नंबर 25 आपका है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी किसके नेतृत्व में बनाई गई? जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी वह किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो वह जगजीवन राम के नेतृत्व में बनाया गया था। किसके नेतृत्व में? जगजीवन राम के नेतृत्व में बनाया गया था। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, सूचना के अधिकार का आंदोलन किस वर्ष से शुरू है? जो सूचना का अधिकार है उसके लिए आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1990 में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 27 है, सूचना के अधिकार का गठन या सूचना के अधिकार को लागू कब किया गया? गठन कब किया गया या लागू कब किया गया? तो 12 अक्टूबर 2005 में सूचना के अधिकार का गठन किया गया या इसी को लागू किया गया। तो दोनों बातों का कहने का मतलब सेम है। प्रश्न नंबर 28 आपका है, मेधा पाटकर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? देखिए मेधा है, मेघा मत समझ लीजिएगा आप लोग, यह मेधा लिखा है, धनुष है। मेधा जो पाटकर हैं उनका संबंध किस आंदोलन से है? तो मेधा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन था। इस आंदोलन में बहुत ही, यह एक ऐसा आंदोलन था, पहले तो इसको यह ध्यान दीजिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और नागरिक शास्त्र में पूछा जाता है, तो मैं इसको लॉन्ग क्वेश्चन में करा दूंगा। बस आप मेरे वीडियो में जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्रश्न नंबर 29 है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा कब दिया गया? मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया और जो त्रिपुरा हो गया, तो उनको राज्य का दर्जा कब दिया गया और उनको राज्य कब बनाया गया? तो 1972 में बनाया गया। देखिए फिर 1972 आया। 1972 में क्या हुआ था मैं आपको बताऊँ था, 3 जुलाई 1972 को क्या होता? शिमला समझौता हुआ था। तो सभी क्वेश्चन घुमा फिरा कर आते जाते रहते हैं। और नागरिक शास्त्र अगर आप आगे चलकर IPCS, UPSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, IFS और SI दरोगा, पुलिस, तो जान लीजिए कि आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा प्रश्न। यह ऑल इंडिया एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जब तक आपका GS नहीं तैयार होगा तब तक आपको थोड़ी समस्या रहेगी, क्योंकि GS GK जब आप, क्या होता है कि इंटर में साइंस से ना लेकर हम लोग आर्ट्स ले लेते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो होना था वो तो हो ही गया। जो समय बचा है उसका सही प्रयोग हमें करना चाहिए। अगर आप साइंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो लिए हैं बस आपको उसको मन से पढ़ते रहिए, क्योंकि मन से किया गया कार्य हमेशा लाभदायक होता है। और बहुत लोग कहेंगे अरे आर्ट साइंस पढ़ लिया, BA कर लिया, ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। आपके पास पूरा ऑप्शन है। जब आप इंटर पास हो जाइए, 12 पास हो जाइए, तो उसके बाद आप क्या कीजिए, सीधा कंपटीशन की तैयारी कीजिए और BA में एडमिशन करा लीजिए। और आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वह 3 सब्जेक्ट ले लीजिए, और ऑप्शनल में जो भी दिया जाता है वहाँ पर वो तो लेना ही पड़ता है। तो ऐसे ही आप अपनी तैयारी करते रहिए, किसी की बात को मत सुनना दोस्त। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। स्टूडेंट्स
चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, जब पैसा रहेगा तभी कोई पूछेगा, पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा। प्रश्न नंबर 30 है, गोवा भारतीय संघ का स्वतंत्र राज्य कब बना? कह रहा है कि जो गोवा है वह भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? गोवा हमारे भारतीय संघ का स्वतंत्र राज्य बन गया। कब बना? 1987 ईस्वी में बना। प्रश्न नंबर 31 है, श्री बीपी मंडल इनमें से किस वर्ष बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे? कह रहा कि जो श्री बीपी मंडल श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे वह किस वर्ष बिहार के प्रधानमंत्री पद पर रह चुके थे? किस समय? तो 1968 में बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। कौन रहते? बीपी मंडल। ठीक। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 32 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल है? देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बीजू जनता दल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, कड़गम कहीं कसगम भी दिया रहता है, तो यही क्या होगा हमारा? यही हमारा होगा क्षेत्रीय दल होगा। और प्रश्न नंबर 33 पूछा गया है, सुरक्षा का अर्थ क्या है? सुरक्षा का अर्थ होता है, आप सीधा सीधा समझ लीजिए, सुरक्षा का अर्थ जैसे हमारा सुरक्षा करना है, तो सुरक्षा का यह अर्थ है कि कहीं पर यदि खतरा है तो उस खतरे को पहले रोका जाए, यानी खतरे से आज़ादी। जब हम खतरे से आज़ाद रहेंगे तो वही सुरक्षा का अर्थ यही होता है कि खतरे से आज़ादी, हम खतरे से आज़ाद हैं, हमको किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। देखिए, आप किसी के लिए कुछ भी कर दीजिए वह भूल जाएगा, और जब आप किसी का एक बात नहीं मानेंगे या आप कोई गलती कर देंगे तो वह व्यक्ति आपको भूल जाएगा और आपको कुछ नहीं समझेगा। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए। ये मन ही ऐसा है, यह उम्र ही ऐसा है जो कि हमको क्या करता है? प्यार मोहब्बत की तरफ खींच कर ले जाता है। इसको रोकने की कोशिश कीजिए और हाँ, करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना जो समय है 2 से 3 घंटे पढ़ने का समय है, तो उस समय को अच्छा प्रयोग करिए, उसको पढ़ लीजिए। अब पढ़ाई करने के बाद जो आपका मन करे आप कर लीजिए, इसके लिए मैं आपको कभी नहीं मना करता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी वही बीता है जो आपके ऊपर बीत रहा है। तो आप पढ़ लिख लीजिए, सब कुछ करिए। मैं कह रहा हूँ कि आप 2 से 3 घंटे पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जाइए, घूमिए, टहलिए, सब कुछ करिए। आधा ही घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाह रहा है तो आप क्या कीजिए? कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उस कमेंट पर वीडियो बनाकर दे दूँगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर तुरंत दे दूँगा, बस आप मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए। और इसके बाद हम पार्ट टू जल्दी ही लेकर आऊँगा। पार्ट 1 तो कंप्लीट हो गया, अब पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आऊँगा। तो ऐसे ही मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। तो अब आपका समय बर्बाद मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट मार के या तो वीडियो को पहले आप पूरा वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए कि आखिर मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं बता क्या रहा हूँ। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए और आप इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से लिख लीजिए, और वीडियो को लोड मत करिए, भगा कर मत देखिए, वीडियो चलते रहने दीजिए। अगर आपके पास समय मिल रहा है तो आधा से 1 घंटा मेरा कोई वीडियो लगा दीजिए, चलता रहे, और ताकि कम भी MB ख़त्म हो और मेरा भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आप इसको देखकर ध्यान से पूरा वीडियो देख लीजिए और आप इसको लिख लीजिए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।